अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर अफसाना माए पर मबनी है, जिसके अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी हैं। हम इस अफसाने पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले अफसाना निगार की हैसियत से अहमद नदीम कासमी की मुख्तसर सवाने हयात और उनके तर्ज तहरीर पर बात कर लें। हम उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी पर पहले बात करेंगे और उनका अरसा हयात, जो कि 1916 से 2006 पर मबनी है, उसके हवाले से बात करेंगे। कासमी ज़िला खुशाब के एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने 1935 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन किया। वो बतौर सेक्रेटरी तरक्की पसंद मुसन्निफीन तहरीक के सरगर्म रुकन बन गए और उसी के नतीजे में 1950 और 1970 की दहाई के दौरान मुतादिद बार गिरफ्तार किया गया। उनका 10 जुलाई सन 2006 को लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दमे की तकलीफों के सबब इंतकाल हुआ। अब उनकी अदबी हैसियत: शायर, अफसाना निगार, कॉलम निगार, मुदीर और मुंतजिम। अहमद नदीम कासमी फर्द ही नहीं बल्कि अपनी ज़ात में एक इदारा थे। वो बज़ाते खुद उर्दू अदब का एक अहम बाब थे। तरक्की पसंद तहरीक का हवाला हो या शायरी और अफसाना निगारी, या फिर उनके मारूफ अदबी जरीदे फ़नून का किस्सा, कि जिसके ज़रिए उन्होंने अदीबों की एक से ज़ायद नस्लों को मुतारिफ कराया। उनका नाम उर्दू अदब की तारीख का हिस्सा है और उन्हें सब हवालों के साथ हमेशा एहतरामन याद रखा जाएगा। अब उनके तर्ज तहरीर की खसूसियात: तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी का इजहार उनके अफसानों में जा बजा मिलता है। उनके बेशतर अफसानों का मौजू पंजाब के देहातों से ताल्लुक़ रखता है। वो आम लोगों की ज़िंदगी के साथ साथ अपने अफसानों में माशरती नाहमवारियों के तर्जुमान भी नज़र आते हैं। अफसाने के मौजू पर उनकी मुकम्मल गिरफ्त है। उनका फ़न ज़िंदगी की तरह मुतहरिक है। ज़िंदगी के मुसव्विर, मुफस्सिर और नाक़िद हर सूरत में छाए नज़र आते हैं। तनव्वो और रंगारंगी उनकी तहरीरों का खासा है। मकसदियत और फ़न का हसीन तवाज़ुन उनके अफसानों की जान है। मौज़ूआत की वसअत उनकी एक और अहम फ़न्नी खूबी है। वो मुख्तलिफ़ुन नौ समाजी और नफ्सियाती मसाइल को मौजू बनाते हैं। संजीदगी के पर्दे में ज़मीन और इंसान से मोहब्बत उनके अफसानों में खुलकर सामने आती है। अलगर्ज़ अहमद नदीम कासमी की हमागीर खुसूसियात ने उन्हें जरीदा आलम में जिंदा और जावेद कर दिया है। अब उनका अफसाना माए और उस अफसाने के बुनियादी नुकात के हवाले से कुछ चीज़ें, यानी उसके खुलासे को और उसकी कहानी को हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो पहले बात करेंगे अफसाने के बुनियादी किरदारों में बेगम राजा और बेगम ख्वाजा की, जो दो ऐसे किरदार जिनमें आपस में पड़ोसी भी थे और दोनों बेगमात के बच्चे आपस में साथ रहते थे। लेकिन इसी हवाले से यहाँ बताया जा रहा है कि इन दोनों बेगमात के अगरचे शोहर यानी राजा साहब ख्वाजा साहब आपस में दोस्त होते थे, लेकिन दोनों बेगमात के ताल्लुकात निहायत ख़राब थे। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसमें इनकी तू तुकार ना हुई हो, यानी इनका लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। दोनों बेगमात के दरमियान झगड़ा ना होना, इसे मुसन्निफ ने ऐसा करार दिया है जैसे सुबह का वक्त हो जाए और सूरज ना निकले। अब इनकी लड़ाई पर इनके मियाँ यानी राजा साहब और ख्वाजा साहब, इन दोनों का क्या रद्द अमल होता था कि वो इनको इस लड़ाई को मामूल समझ चुके थे। उनके आपस में बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात थे और वो ये जानते थे कि दोस्ती के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं आना चाहिए। इसीलिए अपनी बेगमात के झगड़े में मुदाखलत को वो बेकार समझते थे। मुतादिद बार उन ख़वातीन की लड़ाई से तंग आकर मोहल्ले के बुजुर्गों ने राजा साहब और ख्वाजा साहब दोनों को कई बार समझाया, लेकिन उनको मुतनब्बे भी किया, उन्हें इंतबाह भी किया। तो उन साहिबान ने
कहा कि ये औरतों का मामला है, हम इस मामले में दखल देते अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये तो दो जीती जागती बोलती चालती औरतें हैं, रखे हुए दो बर्तन भी आपस में टकरा जाएं तो बज उठते हैं। तो ये तो बोलने वाली औरतें हैं, हम किस तरह से इन्हें रोक सकते हैं। लेकिन लड़ाई के मौके पर इनके मोहल्ले वालों के क्या तासुरात होते थे कि जब ये लड़ती झगड़ती तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाती थी, इल्ज़ाम की बजाय वो बद्दुआओं का इस्तेमाल करती थी। मोहल्ले वालों को उनके झगड़ने में बिल्कुल लुत्फ नहीं आता था, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के राज ही पता नहीं चलते थे। जैसे ही झगड़ा शुरू होता, मोहल्ले की औरतें अपनी छतों और खिड़कियों से निकल आती और उदास चेहरे लिए वापस पलटती। उन्हें यह दुख होता था कि दोनों बेगमात ने माजी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मोहल्ले की औरतें मजबूरन उनका झगड़ा तो सुनती थीं, लेकिन चूंकि उनके माजी के बारे में कुछ नहीं जान सकती थीं, ना कोई ताना होता था, ना कोई किसी के आशना की कोई निशानदही होती थी, तो यहाँ मुसन्निफ ने मिसाल दी है। इनकी लड़ाई ऐसी होती थी जिस तरह मरीज बेनमक मिर्च का खाना खाने पर मजबूर होता है, मोहल्ले वालों को उनकी लड़ाई को ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ता था। लड़ाई मुख्तलिफ मामूली वजूहात पर शुरू हो जाती थी, बेवजह शुरू होती थी और बेवजह खत्म हो जाती थी। जैसे गेंद उछलकर खिड़की में से गुजरी और दूसरी बेगम ख्वाजा के बाल्टी में जाकर गिरी। अब बेगम ख्वाजा राजा चीख रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर गेंद भिगो दी कि गीली मिट्टी से भर जाएगी और मेरे बच्चे के कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मेरा वक्त और साबुन का अलग नुकसान होगा। बेगम ख्वाजा कहती थी गेंद बच्चे ने नहीं, बेगम राजा ने फेंकी है, और इसलिए फेंकी ताकि पानी ख़त्म हो जाए और मुझे पानी मंगवाना पड़े, जिसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा। और इतना लड़ती थीं कि एक दूसरे को बददुआएं देने लगती थीं। और यहाँ मज़ीद ये बताया गया है अफसाने में कि झगड़े का आगाज़ बेगम राजा की तरफ से होता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खिलाफ मामूल बेगम ख्वाजा तल्ख कलामी के लिए सामने आ गई। आंखों में खून उतरा हुआ और बेगम राजा को बुला लिया। झगड़ने लगी थी कि बेगम ख्वाजा ने आगाज कर दिया और कहा कि तेरे बेटे ने मेरे लाल को उसकी रान में पेंसिल मारी है और उसके चमड़े में, उसकी स्किन जिल्द में उस पेंसिल का सिक्का घुस गया और वो रो रहा है, और मैं अब बदला लूंगी, तेरे बेटे के पेट में चाकू गाड़ दूंगी। और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई कि दूसरी ने, बेगम राजा ने कहा मैं तेरा कलेजा चबा लूंगी, और इसके बाद लड़ाई झगड़े का आगाज हो गया। फिर अचानक बेगम ख्वाजा ने अपने बेटे को दिखाया जब बेगम राजा को, और कहा कि देखो तुमने मेरे बेटे का तुम्हारे बेटे ने क्या हशर किया है। तो बेगम राजा ने बच्चे की रान के उस मुकाम को छुआ और सच्चाई जानने के लिए उन्होंने उस जगह पर हाथ लगाया जहां एक सुर्खी का दायरा सा बन गया था, खून रिस कर जम गया था, और बच्चा जब तकलीफ से बिलबिला उठा तो बेगम राजा ने बेगम ख्वाजा के बच्चे को उठा लिया। अपने बेटे के कसूर का इल्म हो गया था, तो उनका रद्द अमल एक अनोखे और निराले तरीके से सामने आया कि वो बेगम ख्वाजा के बेटने को चूमने लगी, उसके आंसू पूछने लगी और इसकी माँ को बददुआएं देने लगी। और इसके बाद कहा कि अब अपने बेटे को देखा तो कहा कि जिस तरह तूने इस बच्चे को जख्म दिया है, मैं भी तुझे 100 जख्म दूंगी, ताकि तुझे याद रहे कि किसी के साथ किस तरह से पेश आया जाता है, दूसरों के जिस्म में भी जान होती है, और वो लड़ाई झगड़ा ना करें। ये देखने पर बेगम ख्वाजा फौरन उस बेगम राजा के बेटे को बचाने के लिए आ गई और कहा कि अब तुम हाथ लगा के दिखाओ। अचानक एक दूसरे से लड़ते लड़ते उन दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक दूसरे के बच्चों को उठा लिया। उस सूरत हाल का इंकशाफ एक साथ हुआ और इस तरह हुआ कि वो दोनों एक साथ हंसने लगी, और फिर इसके बाद उनकी सुलह हो गई। एक दूसरे को कहने लगी हम भी कैसी पागल हैं। एकदम रुक गई क्योंकि बच्चे भी अपनी माँ को हंसता देखकर हंसने लगे थे। अब यहाँ इस अफसाने का मरकजी ख्याल, अहमद नतीम कासमी ने अपने अफसाने माए में इस हकीकत को उजागर किया है कि माँ की ममता लाजवाल होती है। ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ममता का जज्बा दिया और जज्बा तरहम से नवाजा है, अपना बच्चा हो या किसी और का। जिस ममता के जज्बे से सरशार औरत तकलीफ पर तड़प उठती है। एक दूसरे के साथ कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन बात जब ममता की हो तो माँ का दिल मोम की तरह
پگھل جاتا ہے۔ اپنا بچہ ہو یا غیر، ماں کی ممتا سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اب افسانے پر تنقیدی تبصرہ اور فنی محاسن کا جائزہ لیں گے۔ افسانہ اپنے دور کے سماجی اور نفسیاتی حقائق کا ترجمان ہے۔ خواتین کے روزمرہ کے معمولات میں لڑائی جھگڑا بھی شامل ہے، اور اسی سماجی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے نفسیاتی حقائق یعنی ماں کی ممتا کو جس انداز میں اجاگر کیا گیا ہے، تو یہ بھرپور طریقے سے سماجی رویے کا عکاس ہے۔ افسانے میں حقیقت نگاری ہمیں چھائی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات پڑوسیوں میں نوک جھونک ہونا معمول کی بات ہے۔ منظر نگاری اور جزیات نگاری کا افسانہ نگار نے جس انداز میں مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ افسانے کی زبان ہمیں آسان پیرائے زبان میں پر مبنی نظر آتی ہے، یعنی سادہ اور سلیس انداز اختیار کیا گیا ہے، اور معاشرے کے عام کرداروں پر بات کی ہے، انہیں موضوع بحث بنایا ہے۔ افسانے میں مقصدیت واضح نظر آتی ہے، یعنی ماں کے ممتا کے جذبے کو نمایاں کیا گیا ہے کہ عورت جو کہ سراپا رحم ہے، سراپا محبت ہے، اور اس کا پیار اس کی محبت صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی اولادوں کے لیے بھی اس کے دل میں ویسا ہی رحم موجود ہوتا ہے۔ افسانہ انسان دوستی کا ترجمان ہے، جس میں پر تاثیر انداز نظر آتا ہے۔ پورے افسانے میں ربط و تسلسل کی فضا چھائی نظر آتی ہے، اور آسان پیرایہ اظہار کے ذریعے صاحب مضمون نے اسے انتہائی دلچسپ بنا دیا ہے۔ عزیز طلبہ، ان الفاظ کے ساتھ میں اپنا آج کا لیکچر یہیں تمام کروں گی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔